गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है आप लोगों का वो है गार्गल्स और माउथ वॉश में। इसके बाद हम लोग जो लेक्चर पे पहुंचेंगे वो होगा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट, जेलीज एंड सपोजिटरीज। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों से बात की थी डचेज़ तक के बारे में कि डचेज़ क्या होते हैं। गार्गल्स और माउथ वॉश की नोट्स मैं ऑलरेडी आप लोग को दे चुका हूँ। तो आज मैं इसको वर्बली लेक्चर्स में बताने की कोशिश करता हूँ कि गार्गल्स और माउथ वॉश एक्चुअली में होता क्या है। आप में से बहुतों लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस इसको एक टेक्निकल टर्म्स में देखिए कि गार्गल्स और माउथ वॉश क्या होते हैं। तो मैं अपने स्टार्टिंग करता हूँ लेक्चर्स को कि व्हाट आर गार्गल्स। ये यूज्ड किए जाते हैं बाय माउथ, लेकिन इनको हम निगलते नहीं हैं, इनको स्वैलो नहीं करते। तो गार्गल्स का मतलब एक शुद्ध हिंदी में अगर कहा जाए तो गरारा करने वाले, गार्गल्स गार्गलिंग करना, गरारे करना। सो गार्गल्स आर एक्वस सॉल्यूशंस यूज्ड फॉर ट्रीटिंग थ्रोट इन्फेक्शन बाय फोर्सिंग एयर फ्रॉम लंग्स थ्रू द गार्गल दैट इज हेल्ड इन द थ्रोट। तो ये वो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं जो आपके गले का कोई भी इन्फेक्शन हो उसको ठीक करने में मदद किए जाते हैं। और होता कैसे है, आप इनको माउथ से लेते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन को, जो लंग्स का जो फोर्स होता है, प्रेशर होता है, उससे आप इसको बाहर एक्सपेल आउट कर देते हैं, आप इसको निगलते नहीं हैं। तो ये क्या होता है कि आपके गले की जो अंदर की जो सरफेस है, म्यूकस सरफेस है, उसको ये वहाँ पे जो भी इन्फेक्शन हो रहा होगा उसको ठीक करने में मदद कर देते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, दीज आर डिस्पर्स्ड इन कंसंट्रेटेड फॉर्म्स विद डायरेक्शन ऑफ डाइल्यूशन विद वाटर बिफोर यूज। एक्चुअली ये कंसंट्रेटेड लिक्विड्स होते हैं, तो इसीलिए बेहतरी यही होती है कि इसको आप पानी के साथ डाइल्यूट करें और तब यूज़ करें। थर्ड पॉइंट देखिए, they are used into intimate contact with the mucous membrane of throat for few seconds before they are thrown out of the mouth। तो मैंने आपको बताया कि गले के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक करने के लिए आप गार्गलिंग करते हैं या गार्गल्स का सहारा लेते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इसको आपको कुछ देर के लिए अपने म्यूकस मेम्ब्रेन, जो गले का थ्रोट का जो पार्ट है, वहाँ पे होल्ड करना होता है, रखना पड़ता है। फिर आप गार्गलिंग अंदर का जो लंग्स का जो फोर्स है, एयर है, उसको अप्लाई करते हैं और थोड़े समय के बाद आप इसको अपने मुंह से थ्रोन आउट यानी बाहर फेंक देते हैं। इन्हीं को हम गार्गल्स कहते हैं। फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर देयर एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एनेस्थेटिक्स, एस्ट्रिंजेंट्स, अल्कनाइजिंग एंड एंटीफंगल एक्शन। अलग अलग तरीके से जैसे जैसे आपको यूज़ करना है, जिस तरीके का आपका इन्फेक्शन है उसके हिसाब से गार्गल्स को कैटेगराइज किया गया है। जैसे उनका कौन कौन सा एक्शन हो सकता है, या तो एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक या एनेस्थेटिक्स, एस्ट्रिंजेंट, एंटीफंगल एटसेट्रा। तो ये था आपका गार्गल्स। फिर से ओवरऑल की एक बात बता दे रहा हूँ, गार्गल्स वो एजेंट होते हैं जो गार्गलिंग यानी थ्रोट इन्फेक्शन को ठीक करने में यूज़ किए जाते हैं। गरारे करने वाला जो पार्ट होता है उसी को हम गार्गलिंग कहते हैं, एंड वो जो केमिकल्स जो अप्लाई किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल, उनको हम गार्गल्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए माउथ वॉश। ये भी आप लोगों ने समझ रखा है, इसके बारे में आप लोगों ने यूज़ भी कर रखा है, बस इसको फार्मास्यूटिकल टर्म्स में देखिए कि माउथ वॉश क्या होते हैं। दीज आर एक्वस सॉल्यूशंस विद प्लीजेंट और एक्सेप्टेबल टेस्ट एंड ऑर्डर। ये भी एक तरीके के एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं जिनका अपना एक अच्छा टेस्ट होता है और एक फ्रेगनेंस होती है, एक स्मेल होती है। एक्चुअली में आपके माउथ के अंदर किसी भी तरीके की अगर ऑर्डर, कोई बदबू आ रही है, कुछ अनप्लीजेंट टेस्ट है, तो डॉक्टर्स या डेंटिस्ट जो भी होते हैं वो यही प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप माउथ वॉश लगातार यूज़ करें, क्योंकि ये वो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं जिनका अपना एक प्लीजेंट मतलब एक अच्छा एक टेस्ट होता है और स्मेल, फ्रेगनेंस होती है। और ख़ासकर
उस तरह के पेशेंट जो पायरिया पायरिया एक तरह की बीमारी है जिसके अंदर मुंह के अंदर से आपको बदबू आती है, अगर ऐसी भी कोई दिक्कत है या डेंट आपके दांतों से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आ रही है या माउथ के रिगार्डिंग, तो आप माउथ वॉश आमतौर पर यूज़ कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, दीज आर यूज टू मेक क्लीन एंड deodorize the buccal cavity or used for oral hygiene and to treat infection of the mouth। इसी तरीके से ये भी आपके मुंह के अंदर एक अच्छी डिओड्राइज मतलब एक फ्रेगनेंस देने के लिए, स्मेल देने के लिए, आपके माउथ की कैविटी, आपके ओरल कैविटी को साफ़ करने के लिए, ठीक है। और साथ में अगर माउथ के रिगार्डिंग कोई भी इन्फेक्शन अगर आपके माउथ के अंदर हो रहा है तो उसको ठीक करने में मदद किए जाने वाले सामान हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, दे मेनली कंटेन एंटीबैक्टीरियल एजेंट, अल्कोहल, ग्लिसरीन, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड कलरिंग एजेंट। अब ये माउथ वॉश बनता किन किन चीज़ों से मिलके है? सबसे पहले तो इसके अंदर होता है कोई भी एंटीबैक्टीरियल एजेंट, इसके अलावा अल्कोहल भी होती है, फिर ग्लिसरीन, फिर स्वीटनिंग एजेंट, फिर फ्लेवरिंग एजेंट और फाइनली कलरिंग एजेंट। तो ये था आपका माउथ वॉश और गार्गल्स के बीच का डिफरेंस या उनकी एक्चुअल डेफिनेशन। नेक्स्ट अब हम लोग इस लेक्चर में पढ़ते हैं कि सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स क्या होती हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ना तो ये पूरी तरीके से लिक्विड हैं, ना ही पूरी तरीके से ये सॉलिड है। ये सॉलिड और लिक्विड जब आपस में मिक्स किए गए तो एक फॉर्म निकल के आई जिसको हमने कहा सेमी सॉलिड, ठीक है ना। तो सेमी सॉलिड क्या होते हैं, जरा लाइन देखिए। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, आमतौर पर ये आपके शरीर के बाहरी सरफेस पे यूज़ किए जाने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, इन्हीं को हम सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म कहते हैं। सेकंड पॉइंट, दे कंटेन वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट dissolved or uniformly dispersed in a suitable base and any suitable excipients such as emulsifiers, viscosity increasing agents, antimicrobial agents, antioxidants और स्टेबलाइजिंग एजेंट्स। अब इनके अंदर क्या होता है, ये सेमी सॉलिड बनते किन किन चीज़ों से मिलके हैं? सबसे पहले तो होता है मेन एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको हम यूनिफॉर्मली डिस्पर्स करते हैं। डिस्पर्स इन द सेंस मतलब उनको उसमें डालते हैं। एपीआई को किस में मिक्स कराया जाता है? एक सुटेबल बेस में। और वो बेस किस चीज़ से मिलके बन सकता है? या तो उसके अंदर कोई इमल्सीफायर हो या कोई विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट हो। विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट का मतलब एक ऐसा केमिकल होगा, एक ऐसा बेस होगा जिसकी वजह से ये जो आपका एपीआई है ये आपका अच्छा काम करेगा। अब नेक्स्ट देखिए, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स को अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें सबसे पहला होता है ऑइंटमेंट, दूसरा होता है क्रीम्स, तीसरा होता है पेस्ट, फोर्थ जेल या जेलीज और फिफ्थ होता है आपका सपोजिटरीज। अब ये हैं क्या क्या? पांचों के पांचों, इन्हीं को हम लोगों को आज के लेक्चर में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है कि ऑइंटमेंट क्या होते हैं, क्रीम क्या होते हैं, पेस्ट क्या होते हैं, जेलीज क्या होती हैं एंड सपोजिटरीज क्या होती हैं। लेकिन ओवरऑल की एक बात यह है कि ये सारी की सारी आती किस कैटेगरी में है? सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स में। तो स्टार्ट करते हैं। ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट को एक तरीके से अगर एक शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो मलहम, मलहम किसी चीज़ का है ना। नॉर्मली आपको पता है कहाँ लगाया जाता है? आपके शरीर की बाहरी त्वचा में कहीं पे भी कोई चोट लग जाती है, कोई फोड़ा फुंसी वगैरह कुछ भी कोई दिक्कत आती है तो हम ऑइंटमेंट यानी मलहम का सहारा लेते हैं। तो अब ये होता क्या है, इसको फार्मास्यूटिकल टर्म में देखिए। ऑइंटमेंट आर होमोजीनियस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मेंट फॉर एप्लीकेशन टू स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये वो होमोजीनियस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होते हैं जिसको आप अपने स्किन पे या बाहर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पे अप्लाई करवाते हैं। द ऑइंटमेंट आर मेनली यूज फॉर देयर प्रोटेक्टिव और इमोलेंट प्रॉपर्टीज़। और ऑइंटमेंट को आप मेनली क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उनकी एक प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? आपकी एक लेयर है स्किन की, उसके ऊपर आपने ये ऑइंटमेंट लगा दिया है, चिपचिपे होते हैं तो ये एक लेयर बना देते हैं आपकी स्किन के ऊपर। और फाइनली इसी वजह से ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग, इसीलिए कहा गया कि ये प्रोटेक्टिव एक्शन होता है इनका, या इमोलेंट प्रॉपर्टी। कोई घाव वगैरह हो जाता है तो उसको वो भरने में भी काम करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं हम ऑइंटमेंट।
थोड़े से चिपचिपे होते हैं ये। इसकी एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि ऑइंटमेंट जो होते हैं वो चिपचिपे होते हैं, ग्रीसी चिपचिपे। ओके, अब क्रीम्स क्या होती हैं? क्रीम्स देख लीजिए। क्रीम्स आर होमोजीनियस कॉमा सेमी सॉलिड प्रिपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ ओपेक इमल्शन सिस्टम। क्रीम भी एक होमोजीनियस यानी कि इसके अंदर एपीआई और जो बेस होता है या अलग अलग इमल्सिफायर वगैरह जो भी चीज़ होती हैं आपस में एक अच्छी तरीके से मिक्स होती हैं। ये एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती हैं। और ओपेक इमल्शन सिस्टम का मतलब ये होती है कि ये भी चिपचिपी होती हैं। इसके अंदर एक तरीके का इमल्शन आता है जिसको हम याद होगा आपको, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, इस तरह में कोई भी एक इमल्शन आपको देखने को मिल सकता है। और ओपेक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होती है कि ये देखने में थोड़ा ऐसी होती हैं कि पहले आपके स्किन पे लगेंगी, आप जैसे जैसे इसको रब करते रहोगे, रब करने के बाद ये आपके स्किन के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें जाके डिजॉल्व हो जाती हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, क्रीम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स मेनली एक्वस क्रीम और ऑयली क्रीम। अब क्रीम को भी आगे जाके दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला आप कहते हैं एक्वस क्रीम, यानी कि वो क्रीम जिसके अंदर जो पानी का जो कंटेंट है वो ज़्यादा है और ऑयल का कम है। और दूसरा ऑयली क्रीम जो चिपचिपी क्रीम होती हैं। एक एग्जांपल अगर कहा जाए तो विंटर क्रीम, ये जो ठंडी में यूज़ की जाने वाली जितनी भी क्रीम है इनको आप ऑयली क्रीम्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं। और जो गर्मी में यूज़ की जाने वाली जो क्रीम्स होती हैं उसको आप एक्वस क्रीम, क्योंकि उसके अंदर पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, और ऑयली क्रीम्स में ऑयल की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होती है। थर्ड पॉइंट देखिए, इन केस ऑफ एक्वस क्रीम द इमल्शन आर ऑयल इन वाटर टाइप एंड इट इज़ रिलेटिवली नॉन ग्रीसी। क्योंकि ये जो एक्वस क्रीम होती हैं ये क्या होती हैं? ऑयल इन वाटर, यानी ऑयल की कंसंट्रेशन किस में? वाटर में। वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऑयल कम है, तो इसी वजह से ये नॉन ग्रीसी चिपचिपी कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, इन केस ऑफ ऑयली क्रीम्स वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन एंड इट इज़ रिलेटिवली ग्रीसी। लेकिन ऑयली क्रीम्स, जैसा मैंने बताया आपको, विंटर क्रीम ठंडी की जो क्रीम्स हैं वो क्या होता है, उसके अंदर जो कंसंट्रेशन होती है वो ऑयल की ज़्यादा होती है और वाटर की कम होती है, इसीलिए ये थोड़ी सी ग्रीसी यानी चिपचिपी होती हैं। फोर्थ पॉइंट, द क्रीम शुड बी स्टोर इन कोलैप्सिबल ट्यूब एंड सप्लाइड इन वेल क्लोज कंटेनर टू प्रिवेंट एवेपोरेशन एंड कॉन्टामिनेशन। क्योंकि इनको कोलैप्सिबल ट्यूब्स, मतलब आपको पता ही है कि जो क्रीम्स होती हैं उनकी अपनी एक ट्यूब होती है। कोलैप्सिबल ट्यूब का मतलब उनको मोड़ सकते हैं आप, है ना, तो कोलैप्स कर जाती हैं वो। और सप्लाइड वेल क्लोज कंटेनर, या फिर कंटेनर में, ऐसा कंटेनर जो कि प्रॉपरली टाइट हो उसमें रखा जाता है। क्यों? ताकि ये उड़े ना, इवेपोरेट ना कर जाएं और बाहर के कॉन्टामिनेशन यानी बैक्टीरियल ग्रोथ से भी बचाया जा सके इन्हें हम क्रीम्स कहते हैं। अब पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट भी देख लीजिए। पेस्ट आर होमोजीनियस सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस containing high concentration of insoluble powder substances, usually not less than 20%, dispersed in a suitable base। ये भी एक homogeneous semi solid preparations होती हैं जो कि जिसके अंदर जो पाउडर पार्ट होता है, जो API का पार्ट होता है, वो एक इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, यानी कि प्रॉपरली मिक्सिंग फॉर्म में नहीं होता, और जिसको एक बेस के अंदर आप मिक्स करके बनाते हैं पेस्ट। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल आपको समझ में आ रहा होगा, कोलगेट। तो कोलगेट को आपने देखा ही होगा कि क्या होता है, अगर जब आप उसको ब्रश पे अप्लाई करते हैं और अपने टीथ पे लगाते हैं तो देखा होगा आपने एक बेस की वजह से तो ये आपके दांतों के सब सरफेस पे फैल जाता है। बट आपने अगर टंग से देखें तो उसमें पाउडर एक ग्रिटीनेस, एक दानेदार फॉर्म या एक ऐसा फॉर्म देखने को मिलता है कि आपको लगेगा कि जो है कि पानी की कंसंट्रेशन ना के बराबर है और ये आपके पूरे सरफेस पे चिपक रहा है। ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया कि इसके अंदर हाईली कंसंट्रेशन होता है इनसॉल्युबल पाउडर सब्सटेंसेस का, जिसको डिस्पर्स किया जाता है एक बेस में। दे आर मेनली यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक, प्रोटेक्टिव, सूथिंग ड्रेसिंग। और इसीलिए इसको मेनली यूज किया जाता है उसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी की वजह से, या प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज की वजह से, या ड्रेसिंग प्रॉपर्टीज की वजह से। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, पेस्ट शुड बी स्टोर्ड and supplied in containers made of materials which do not allow absorption or diffusion of content। पेस्ट को हमेशा एक ऐसे कंटेनर में पैक किया जाना चाहिए
ताकि उसका आप एब्जॉर्प्शन और डिफ्यूज़न बचा सकें। इसलिए ये भी एक कोलेप्सिबल ट्यूब्स में आमतौर पर पैक किए जाने वाले सामान होते हैं, इन्हीं को आप पेस्ट कह देते हैं। अब जेल क्या होते हैं? जेल्स आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट नॉन ग्रीसी सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस। ये भी जेल जो होता है एज कंपैरिजन टू पेस्ट ज़्यादा बेहतर होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन नॉन ग्रीसी होते हैं ये, और सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस कहलाई जाती हैं ये चिपचिपे नहीं होते, ना के बराबर चिपचिपे होते हैं ये, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, जेल्स आर सप्लाइड टू द स्किन और सर्टेन म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर प्रोटेक्टिव थेराप्यूटिक और प्रोपाइलेक्टिक प्रॉपर्टीज़। इसको स्किन पे या सर्टेन म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? आपके माउथ के पार्ट पे सबसे ज़्यादा कोलगेट जेल, क्लोजअप क्या है आपको पता है कि एज कंपैरिजन टू पेप्सोडेंट जो एक पेस्ट है, कोलगेट जो कि एक पेस्ट है, क्लोजअप जो होता है या और भी जो जेल के फॉर्म में जैसे सेंसोडाइन जेल है, जेल के फॉर्म में है, तो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। कारण क्या है? थोड़ा सा यूज़ किया जाता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में जो होल पार्ट है उसको कवर कर लेता है और एक अच्छा इफेक्ट देता है एज कंपैरिजन टू पेस्ट, ठीक है ना। दीज आर ऑल्सो यूज फॉर ल्यूब्रिकेटिंग कैथेटर्स सर्जिकल ग्लव्स एंड रेक्टल थर्मामीटर। अब ये यूज़ कहाँ कहाँ किए जाते हैं? इसके अलावा ये एज ए ल्यूब्रिकेटिंग कैथेटर मतलब क्या कहते हैं, जो हम लोग ऑपरेशन थिएटर्स में यूज़ किए जाने वाले उसमें जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट या एक सामान कह लीजिए, उसमें एज ए ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। साथ में सर्जिकल ग्लव्स में आप यूज़ कर लेते हैं, है ना। और रेक्टल थर्मामीटर, जो आप रेक्टल पार्ट में जो थर्मामीटर लगाया जाता है उसमें आप इसको यूज़ कर लेते हैं। अब ये है न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो इन सब चीज़ों के अलावा खोजी गई, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है बट फिर भी एक बार देख लीजिए। मतलब टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सेमी सॉलिड्स, इतना तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि ये आपको आमतौर पर हर फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको बनाएगी और आपको हर स्टोर पे और हर चीज़ों में देखने को ऐसे डोजेस फॉर्म मिल जाएंगी। बट इसके अलावा जो नई नई डिस्कवरी हो रही हैं अदर डोजेस फॉर्म्स की, वो क्या है? इम्प्लांट्स, फिल्म एंड स्ट्रिप्स, लिपोसोम एज ए ड्रग कैरियर, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी मॉड्यूल्स, एरिथ्रोसाइट्स, नैनो पार्टिकल्स एंड प्रो ड्रग्स। तो ये था आपका लेक्चर पूरा का पूरा पहली यूनिट का, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस डोजेस फॉर्म्स का। जब हम अगले लेक्चर में आएंगे तो हम बात करेंगे कि और अगली क्या कहते हैं जो चैप्टर का अलग अलग यूनिट है, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये आपकी पहली यूनिट कंप्लीट हो चुकी। इस यूनिट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग मुझसे गूगल क्लासरूम में जाके कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये जो नोट्स है ये मैं अभी आपको अटैच कर दूंगा, आप लोग देखते रहिएगा। थैंक यू।